हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में आपका स्वागत है। मैं रजनीकांत। आज हम लोग पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार की बात करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। जो व्यक्ति चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए हम लोग बात करते हैं। मौलिक अधिकार का सबसे पहला मांग कहाँ किया गया था विश्व में? तो मौलिक अधिकार का सबसे पहला मांग ब्रिटेन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार संबंधी लिखित दस्तावेज कौन सा है? तो उसका नाम है अधिकार पत्र। मूल अधिकार संबंधी लिखित दस्तावेज जो है उसका नाम क्या है? अधिकार पत्र है। इसे बिल ऑफ राइट्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार संबंधी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की क्रांति 1789 में दी गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। फ्रांस की क्रांति में कौन सी नारा दी गई थी? या फिर क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में सबसे पहले दी गई थी? तो यह फ्रांस की क्रांति में दी गई थी। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन के कारण लुई 16वां को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है, लुई 16वां को फांसी क्यों दी गई थी? तो मौलिक अधिकार के उल्लंघन के कारण, या फिर मौलिक अधिकार के उल्लंघन के कारण सबसे पहले फांसी की सजा किसे दी गई थी? तो फ्रांस के राजा लुई 16वां को दी गई थी। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार को सबसे पहले अमेरिका के संविधान में जोड़ा गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संविधान में सबसे पहले मौलिक अधिकार को जोड़ा गया, या मौलिक अधिकार की बातें संविधान में लिखित हैं? तो यह अमेरिका के संविधान में है। नेक्स्ट है, भारत में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भारत में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, या मौलिक अधिकार कहाँ से प्रेरित है भारतीय संविधान में? तो अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकार संबंधी मांग श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। श्रीमती एनी बेसेंट आयरलैंड की निवासी थी। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग किसने किया था? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संबंधी पहला मांग क्या था? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संपत्ति के मौलिक अधिकार सबसे पहले मांगे गए थे। यह 1895 में मांगा गया था। संविधान विधेयक के तहत श्रीमती एनी बेसेंट ने इसे मांगा था। नेक्स्ट है, 1916 में होम रूल आंदोलन में श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में औपनिवेशिक स्वराज की मांग किसने किया था? तो श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था 1916 में। किस आंदोलन में किया था मांग? तो होम रूल आंदोलन में मांग किया था। नेक्स्ट है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट को भारत का प्रथम संवैधानिक मसौदा कहा जाता है। भारतीय संविधान का जिसे ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? तो नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में। भारत का प्रथम संवैधानिक मसौदा किसे कहा जाता है? तो नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के द्वारा 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मौलिक अधिकार की मांग की गई। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, मौलिक अधिकार की मांग सबसे पहले महात्मा गांधी ने कहाँ किया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था?
तो मौलिक अधिकार के संरक्षण का उत्तरदायित्व तो सर्वोच्च न्यायालय का है। क्वेश्चन पूछा जाता है मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है। मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए केस कर सकते हैं। नेक्स्ट है मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार का उल्लेख था। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। क्वेश्चन पूछता है मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। वह कौन सा मौलिक अधिकार था जिसे अब हटा दिया गया है? तो संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटा दिया गया है। चलिए हम लोग बात करते हैं मूल संविधान में मौलिक अधिकार जो थे कौन कौन थे, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो पहला है समानता, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता, पांचवा सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार और सातवां है संपत्ति का अधिकार जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था। क्वेश्चन पूछता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को उलट के पूछा जाएगा, संविधान के किस संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से? तो 44वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा 44वां संविधान संशोधन कब बना था, कब हुआ था? तो 1978 में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आगे ध्यान दीजिए, व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदत्त मौलिक अधिकार। समझिएगा, व्यक्तियों के विरुद्ध यानी कोई व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तब उसके खिलाफ आप अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24 के तहत वाद दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अन्य सभी मौलिक अधिकार, अब समझिएगा मौलिक अधिकारों की संख्या है, मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है, तो उसके तहत अन्य जितने भी अनुच्छेद हैं उसके तहत अगर आप राज्य कृत्यों के विरुद्ध मौलिक अधिकार के लिए वाद दायर कर सकते हैं। यानी समझिएगा अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 सिर्फ व्यक्तियों के विरुद्ध आप अपने मौलिक अधिकार का संरक्षण के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य सभी मौलिक अधिकार जो संविधान के अनुच्छेदों में वर्णित है उसका उपयोग आप राज्य कृत्यों के विरुद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट है केवल भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार जो प्राप्त हैं, यानी अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, केवल भारतीय नागरिकों को ही यह मौलिक अधिकार दिया गया है। जो विदेशी हैं या शरणार्थी हैं या भारत में आके रहते हैं या पर्यटक हैं उनके लिए यह नहीं है। बाकी सभी अनुच्छेद 12 से 35 तक के जो भी मौलिक अधिकार हैं वे सभी व्यक्तियों को दिए जाने वाले मौलिक अधिकार हैं। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 12 के बारे में। अब अनुच्छेद 12 से 35 को हम लोग डील करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या है, ठीक है। इसमें जहाँ तक चलेगा हम लोग कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में खींचा जाए, नहीं तो फिर इसका अगले वीडियो में भी हम लोग देखेंगे फिर इसे। चलिए अभी पहले ही बता दिए। चलिए भाग 3 जो है, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है और मौलिक अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है। भाग 3 के अंतर्गत भाग 3 के अंतर्गत जो राज्य आते हैं उसकी परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है। अब अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य कौन कौन से होंगे, तो ध्यान दीजिएगा, राज्य उसे हम कहेंगे जिसे अपना नियम कानून बनाने का अधिकार हो, जो भारत सरकार का उपक्रम हो या फिर भारत सरकार का अंग हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का अंग हो, अर्थात जिनके विरुद्ध हम आरटीआई डाल सकते हैं और जो आरटीआई का
हमें आंसर दे सकता है। इन्हीं के विरुद्ध हम कर सकते हैं, आरटीआई भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो राज्य कौन कौन है? जैसे केंद्र सरकार है, संसद है, विधानमंडल है, राज्य भवन है, संघ लोक सेवा आयोग है, बैंक व बीमा कंपनी है, जीवन बीमा निगम है, विश्वविद्यालय हैं, सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं। ये सभी मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो राज्य की परिभाषा दी गई उसके अंतर्गत आते हैं। अब देखिएगा, जैसे इसमें और भी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भारत सरकार का उपक्रम है, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय पेट्रोलियम निगम, भागीदारी फर्म, रेलवे बोर्ड, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पालिका, नगर निकाय, नगर निगम, ये सभी को अपना नियम और कानून बनाने का अधिकार है। मैं पहले ही बताया था। अब है कि वे कौन है जो राज्य के अंतर्गत नहीं आएंगे, तो न्यायालय राज्य के अंतर्गत नहीं आएगा, निजी विश्वविद्यालय, एनसीईआरटी, निजी बैंक, ये सभी राज्य के अंतर्गत नहीं आएंगे। अब बात समझिएगा, सिंपल समय पहले ही बताया कि भाग 3 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है, जिन्हें उन्हीं के तहत सूचना के अधिकार के तहत आप आरटीआई से मतलब सूचना प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब अनुच्छेद 13 की। मौलिक अधिकार की सुरक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय का होगा। इसमें पहला कहा गया है मौलिक अधिकार की सुरक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय का होगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार की सुरक्षा करती है अनुच्छेद 13 के तहत। संसद के द्वारा बनाए गए कानून में यदि आंशिक रूप से मौलिक अधिकार का क्षय होता है या सर्वोच्च न्यायालय उसे आंशिक रूप से पृथक करता है। अनुच्छेद 13(1) के तहत समझिएगा, यदि संसद के द्वारा कोई कानून बनाया गया और उससे आंशिक रूप से मतलब बहुत नॉर्मल माइनर लगता है कि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो उसे वह अलग कर सकता है, जिसे हम लोग पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। अब है संसद के द्वारा बनाए गए कानून में यदि पूर्ण रूप से मौलिक अधिकार का क्षय हो, यानी पूरा का पूरा मौलिक अधिकार का ही उससे ह्रास हो रहा है, क्षय हो रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे पूर्ण रूपेण शून्य कर सकता है या करता है। सर्वोच्च न्यायालय को लगा संसद द्वारा पारित जो भी नियम है यह मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो उसको पूरी तरह से बैन कर सकता है अनुच्छेद 13(1) के तहत, जिसे आच्छादन का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। संसद के बनाए गए कानून को सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विलोकन करता है, जिससे न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से भारतीय संविधान में लिया गया है, तो यह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए हम लोग बात करते हैं अब समानता के अधिकार को। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में वर्णित है। समानता मतलब सभी समान है, इसके बारे में अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक वर्णित है। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। कहने का तात्पर्य है कि कानून के सामने सभी बराबर है। सबसे पहले प्रोफेसर डायसी ने कहा था लोकतंत्र में विधि का शासन होता है। क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि सबसे पहले लोकतंत्र में विधि का शासन है, किसने कहा था, तो प्रोफेसर डायसी ने कहा था। ब्रिटेन की क्रांति में ब्रिटेन के नेता जॉन लॉक ने कहा था विधि सर्वोच्च है 1688 में, यानी विधि अर्थात लॉ कानून सर्वोच्च है। सबसे पहले किसने कहा था, तो जॉन लॉक ने कहा था। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड ही है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। क्वेश्चन पूछता है कि विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के सामने सब बराबर हैं, यह कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है या ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है।
भारतीय संविधान में विधिक समक्ष समानता कहाँ से आई है? तो यह ब्रिटेन के संविधान से आई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में विधि का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे कि भारतीय संविधान में विधि का समान संरक्षण कहाँ के संविधान से प्रेरित है? तो यह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कभी संसद के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के द्वारा कभी संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 14 कभी संशोधित नहीं किया जा सकता है। अब समझिएगा। नेक्स्ट है, विधि के समक्ष समानता का अपवाद क्या है? मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं, तो उसका अपवाद क्या है? तो अनुच्छेद 44 जो है वह अपवाद है। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता है और समान सिविल संहिता केवल गोवा में लागू है। तो यह इसके लिए है कि यह विधि के समक्ष सभी समान नहीं है। अनुच्छेद 44 को छोड़ करके बाकी सब समान है और समान सिविल संहिता केवल गोवा में लागू है। अब विधि के समक्ष जो समानता है उसके क्या क्या अपवाद हैं, इन अपवादों पर हम लोग ध्यान देंगे। पहला है समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44। दूसरा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। नेक्स्ट तीसरा है आनंद विवाह अधिनियम 1909 जिसका संशोधन 2012 में पहली बार किया गया था। अनुच्छेद 311 लोक सेवकों के गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। इसका मतलब है कि आप भी अगर क्राइम करते हैं और एक लोक सेवक भी क्राइम करता है तो उस स्थिति में 311 अनुच्छेद जो है लोक सेवक को यह संरक्षण प्रदान करता है कि उसे आप हथकड़ी नहीं लगाएंगे, आप उसके विरुद्ध जो है गिरफ्तार डायरेक्ट उसे पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 361 है जो वह भी अपवाद है विधि के समक्ष समानता का कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। यानी जब तक राज्यपाल और राष्ट्रपति गिरफ्तार ये पद पे अपने हैं तो उन्हें आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता। अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 15 एक कहता है कि किसी भी भारतीय नागरिक को केवल धर्म, जाति, मूल, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर वैसा भेदभाव होता है तो आप अनुच्छेद 15(1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 15(2) की बात करें हम लोग, 15(2) में किसी भी भारतीय नागरिक को सार्वजनिक स्थलों में जाने से नहीं रोका जाना चाहिए, यह बात कही गई है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थल पर मंदिर हो, मस्जिद हो, उसमें जाना चाहता है तो आप उसके लिए रोक नहीं सकते हैं। अनुच्छेद 15(2) में वर्णित है। 15(3) में अनुच्छेद 15(3) में है महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 15(3) में है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान क्या क्या है भाई? अनुच्छेद 15(3) के तहत क्या क्या प्रावधान महिलाओं तथा बच्चों के लिए हुए हैं अभी तक, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 में आया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि दहेज निषेध अधिनियम कब आया था? तो 1961 में आया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब आया था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में आया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। घरेलू महिलाओं का घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 2005 में आया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महिलाओं का घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 2005 में आया था। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण, यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध, निवारण अधिनियम 2013 है। यानी कार्यस्थल पर किसी भी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न या किसी तरह का उनके साथ
रोकथाम निषेध निवारण करता है, तो यह अधिनियम 2013 के तहत वाद दायर किया जा सकता है। नेक्स्ट है 5 अगस्त 2013 को भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई। अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत ये सब है, मतलब महिलाओं और बच्चों को विशेष प्रावधान, इनके मौलिक अधिकार हैं, तो इन मौलिक अधिकारों के तहत ये सब की प्रावधान बने हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुई थी 5 अगस्त 2013 को हुई थी। नेक्स्ट है बैंक 31 मार्च 2017 को महिला बैंक का SBI में विलय किया गया। तो महिला बैंक के SBI में विलय कब किया गया था, तो 31 मार्च 2017 को किया गया था। तो अनुच्छेद हम लोग 15(4) की बात करते हैं। हम लोग अनुच्छेद 15(4) में वर्णित है कि SC ST के शिक्षा में विशेष आरक्षण, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के शिक्षा के विशेष आरक्षण की बात अनुच्छेद 15(4) में की गई है। 15(4) में ही क्वेश्चन है यहाँ पे कि अनुच्छेद 15(4) को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि अनुसूचित जाति जनजाति के शिक्षा के लिए विशेष आरक्षण किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद संविधान संशोधन विधेयक 1951 के तहत जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन में अनुच्छेद 15(4) का जोड़ा गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15(5) OBC के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण। OBC को उच्च शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 15(5) में है। अनुच्छेद 15(6) की बात करें हम लोग, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विशेष आरक्षण शैक्षणिक आरक्षणों में 103वां संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया। जो EWS इकोनॉमिकली जो कमज़ोर हैं, जनरल कैटेगरी से जो लोग हैं, तो उसके लिए यह प्रावधान किया गया अनुच्छेद 15(6) में। तो क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 15(6) कब जोड़ा गया था, तो 103वां संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया था। चलिए हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 है अवसरों की समानता। क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे अवसरों की समानता किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 16 से संबंधित है। अनुच्छेद 16(1) में कहा गया है कि लोक नियोजन अथवा नियुक्ति संबंधी सभी भारतीय नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होगा। अर्थात यहाँ पे लोक नियोजन अथवा नियुक्ति संबंधी सभी भारतीय नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होगा, यानी जितने भी नौकरी के लिए आएंगे उसमें अवसर सभी को समान दिया जाएगा। अनुच्छेद 16(1) में कहा गया है। 16(2) में कहा गया है कि किसी भी भारतीय नागरिक को धर्म, मूल, जाति, वंश, लिंग तथा जन्म के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जा सकता है, यानी लिंग के आधार पे, जन्म के आधार पे इस सब को भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 16(3) में कहा गया है कि निवास की अर्हता 7वां संविधान संशोधन 1956 में जोड़ा गया था। या निवास की अर्हता होगी, मतलब निवास आपको देना अनिवार्य होगा। निवास प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ, इसका प्रभाव यह हुआ कि निवास प्रमाण पत्र के आरक्षण का लाभ मिलता है कब, अनुच्छेद 16(3) के तहत मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 16(4) के बारे में। अनुच्छेद 16(4) यदि राज्य चाहे तो पिछड़े वर्ग SC ST OBC महिलाओं के लिए लोक नियोजन विशेष आरक्षण दे सकती है, यानी राज्य सरकार चाहे तो अनुच्छेद 16(4) के तहत SC ST पिछड़े वर्ग के लोगों जैसे SC ST हो गया, OBC हो गया, महिलाओं के लिए यह आरक्षण दे सकते हैं। अनुच्छेद 19, अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट 1992 में भारत सरकार के द्वारा ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया था जो अमेरिका से प्रेरित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहाँ से प्रेरित है भारत में चलाने के लिए, तो अमेरिका से प्रेरित है। कब से कब चला था, तो 1992 में चला था। OBC के विशेष के विकास के लिए 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि OBC के विकास के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया था। पहले तो काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया था।
काका कालेलकर आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में किया गया था। नेक्स्ट है बीपी मंडल कमीशन, जो ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मांग की थी। तो बीपी मंडल कमीशन कब आया था? 1978 में आया था। नेक्स्ट है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 50% से अधिक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में कहा था? तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में कहा था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 16(4) का क जो है पदोन्नति में आरक्षण, क्वेश्चन है कि पदोन्नति में आरक्षण किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 16(4) से है। यह 77वां संविधान संशोधन 1995 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16(6). आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण की बात की गई। यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण किस संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 16(6) संबंधित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह हाल ही में आया है, तो यह बार बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का अंत, 17वां देखिएगा। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत, भारतीय संविधान का एकमात्र अनुच्छेद जिसका कोई अपवाद नहीं है। समझ में आई? क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का एकमात्र अनुच्छेद कौन सा है जिसका कोई अपवाद नहीं है? तो वह है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत का अंत। अब समझिएगा हरिजन उत्थान आंदोलन, इसके बारे में थोड़ा समझें, क्योंकि यहाँ से हरिजनों के लिए ही बात की गई। तो हरिजन उत्थान आंदोलन निम्न में कौन कौन से थे? सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने मुंबई में की थी 1873 में। अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना 1924 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुंबई में की थी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने की थी किंग्सवे कैप दिल्ली में। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में मतलब महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ कब स्थापित की थी? तो 1932 में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं महात्मा गांधी ने हरिजन नामक एक साप्ताहिक पत्रिका चलाई थी। वह कब चलाई थी? तो 1933 में चलाई थी। नेक्स्ट है बहिष्कृत भारत शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो 1920 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। 1932 में हरिजन सेवक संघ में महात्मा गांधी ने सबसे पहले एससी के लिए हरिजन और एसटी के लिए हरिजन, एससी और एसटी दोनों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने सबसे पहले 1932 में किया था। नेक्स्ट है हरिजन संघ के तहत अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 में बनाया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरिजन सेवक संघ के तहत अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम कब बनाया गया था? तो अनुच्छेद कब बनाया गया था अधिनियम? तो 1955 में बनाया गया था। नेक्स्ट है 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अस्पृश्यता उन्मूलन अभियान अधिनियम 1955 का नाम परिवर्तित कर दिया गया था। यानी अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया था? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। यह कब बना था? तो 1976 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत किसमें है? तो अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 18(1) में कहा गया कि सैन्य एवं शैक्षणिक संस्थाओं में उपाधियां दी जा सकती हैं। शैक्षणिक संस्थाओं में उपाधियां जैसे डॉक्टरेट की उपाधि हो गई, ये सब दी जा सकती है। सेना में मानद उपाधियां जो अलग अलग हैं वो दी जा सकती हैं। इसके लिए उपाधियों की अंत की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 18(2) में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा बिना राष्ट्रपति की अनुमति के। तो अनुच्छेद 18(2) आपका मौलिक अधिकार यही कहता है कि विदेशों से आप या किसी अन्य देश से नागरिक, अब जब आप भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक होने के नाते आप बिना राष्ट्रपति के परमिशन के
किसी भी तरह का उपाधियां नहीं ले सकते हैं। अनुच्छेद 18(3) कहता है कि भारत में कार्यरत कोई विदेशी नागरिक भी उपाधि नहीं ले सकता है किसी अन्य देशों से भारत के राष्ट्रपति के बिना अनुमति के। यानी कोई व्यक्ति विदेश का है, अगर वह भारत में रहता है या भारत में जो कार्य करता है तो वह उपाधि नहीं ले सकता है विदेशों से बिना भारत के राष्ट्रपति के अनुमति के। अनुच्छेद 18(4) कहता है कि बिना राष्ट्रपति की अनुमति का कोई भारतीय या विदेशी व्यक्ति जो भारत में रहता हो एक दूसरे देशों से उपहार नहीं ले सकता है। अनुच्छेद 18(4) के तहत है कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी भारतीय हो या विदेशी व्यक्ति हो जो भारत में रहता है तो वह दूसरे देशों से न उपहार नहीं ले सकता है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो यह भारत रत्न है, ठीक है, जिसे दिया जा सकता है। तो दोस्तों आगे के वीडियो में हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार और बाकी अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 35 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं उस अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। किसी भी तरह की त्रुटि है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और जो व्यक्ति नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।